Hey everyone, so we are starting with class 7 chapter 4 New Beginning Cities and States. ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है। हम लोग चैप्टर 4 से शुरू कर रहे हैं बट हम बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर की रिक्वेस्ट मेरे स्टूडेंट्स ने स्पेशली करी थी तो इसलिए हम ये चैप्टर पहले शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में ना हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है लोगों ने रहना शुरू किया था। तो लोग जब पहली बार रहना सीखते हैं, सभ्य तरीके से प्रॉपर वे में रहना सीखते हैं, यानी कि जब उनको ड्रेस के बारे में पता चलता है कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, जब अपनी वो फूड हैबिट अपनी क्रिएट करते हैं, जब वो एग्रीकल्चर करना सीख जाते हैं, जब वो प्रॉपर घरों में रहना सीख जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो है वो सिविलाइज़्ड हो रहे हैं, ठीक है? तो आप चैप्टर 3, चैप्टर 2 में ये फर्स्ट सिविलाइज़ेशन के बारे में पढ़ोगे जिसको फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन भी कहते हैं। सिंपली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पहले जो थे यानी कि जब एंशिएंट ह्यूमन थे, जिनको आप आदि मानव भी कहते हो, ठीक है? जो आपके एंशिएंट ह्यूमन थे या आदि मानव थे, वो किस तरीके से रहते थे? वो जंगलों में रहते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, है ना? यानी कि वो जानवरों को मारते थे, उनसे खाना लेते थे और या फिर वो जो है जंगलों में जाकर अपना खाना इकट्ठा करते थे, तो वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। यानी कि वो सभ्य नहीं थे, वो बस इसीलिए जीते थे कि उनको हंटिंग करनी है, उनको अपना पेट भरना है और फिर वो कई और वो ग्रुप्स में नहीं रहते थे, वो सिंगल रहते थे और अपना इधर-उधर घूमते रहते थे। तो वो सभ्य तरीके से नहीं रहते थे। फिर क्या हुआ जब धीरे-धीरे उनको नॉलेज हुई आगे कि और उन्होंने उनको पता चला कि फायर से उन्होंने आग की खोज करी, है ना? तो उन्होंने जब फायर की खोज करी, आग की खोज करी, फिर उन्होंने क्रॉपिंग करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। एग्रीकल्चर के बाद उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू किया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, हमारा लोग शहरों की तरह रहना सीख गए, सभ्य तरीके से रहना सीख गए, जिसको हमने कहा था सिविलाइज़ेशन। इसको हमने क्या कहा था सिविलाइज़ेशन, इसको हमने कहा था फर्स्ट सिविलाइज़ेशन। तो हमारी जो पहली सिविलाइज़ेशन होती है, वो कहाँ पे होती है? वो इंडस रिवर के पास होती है, हड़प्पा के एरिया में। कहाँ पे होती है? वो इंडस रिवर के पास हड़प्पा एरिया में होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हड़प्पन सिविलाइज़ेशन भी बोलते हैं या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइज़ेशन भी बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो सिविलाइज़ेशन थी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। यहाँ पे लोगों की जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा वाइड थी। लोगों को अनाज के बारे में पता था, लोगों को कॉटन के बारे में पता था। तो ये जो सिविलाइज़ेशन थी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। लेकिन एक टाइम के बाद ये ना सेकंड मिलेनियम के आस-पास आके इसका एंड हो जाता है। सेकंड मिलेनियम के आस-पास ये जो सिविलाइज़ेशन है पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, यानी कि इसके सारे शहर जो थे शहर सारे गाँव थे, वो खत्म हो जाते हैं। चैप्टर 3 में जो है आप उसके रीज़न्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सिविलाइज़ेशन है क्यों एंड हुई थी, ठीक? तो जब ये सिविलाइज़ेशन एंड हो जाती है, तो कुछ टाइम तक तो सिर्फ़ छोटे-छोटे टाउन्स रहते हैं गाँव वगैरह के एरिया रहते हैं, यानी कि टाउन्स रहते हैं। और आपको कोई बड़ी सिटी देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ़ टाउन्स रहते हैं छोटे-छोटे, लेकिन कोई बड़ी सिटी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन बाद में आती है हमारी सेकंड अर्बनाइज़ेशन यानी कि फिर से एक प्रोसेस शुरू होता है, लोग जो है सभ्य तरीके से रहना सीखते हैं, गंगा वैली के एरिया में। ये सिविलाइज़ेशन कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी गंगा वैली के एरिया में। हमारी जो पहले वाली सिविलाइज़ेशन थी वो कहाँ पे थी? वो थी हमारी हड़प्पा के एरिया में, इंडस रिवर के पास में। हड़प्पा के एरिया में इंडस रिवर के पास में थे। ये जो हमारी सिविलाइज़ेशन थी, ये हमारी गंगा वैली के आस-पास थी। तो इसका नाम हमने क्या रखा था? इसका नाम था सेकंड अर्बनाइज़ेशन या सेकंड सिविलाइज़ेशन, ठीक है? तो आपको इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो अब हम आगे देखते हैं। In the early second millennium BCE, that is over a few centuries after 2000 BCE. तो सेकंड मिलेनियम बीसी का मतलब क्या है? 2000 कुछ सेंचुरी के 2000 साल बाद द इंडस हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन विच वी कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन डिसइंटीग्रेटेड। क्या कह रहे हैं कि सेकंड मिलेनियम बीसी के आसपास क्या होता है? बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल पहले की आपकी बात हो रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं बीसीई।
इन द इंडस हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन है, इसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसी को सिंधु या सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास में थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहली साइट ढूंढी गई थी, इस सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई थी ना, इस पूरे एरिया की जो खुदाई हुई थी, तो हमें जो इसके बारे में पहले जो प्रूफ मिले थे कि इस तरह की कोई साइट थी या इस तरह का कोई शहर था, गाँव था, इसके प्रूफ हमें कहाँ पे मिले थे सबसे पहली बार? हड़प्पा में मिले थे। तो पहली बार जब इसके प्रूफ हड़प्पा में मिले थे, इस पूरी की पूरी साइट का क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम रख दिया। अब हम इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस रिवर को ही हिंदी में सिंधु कहा जाता है और सिंधु के पास में सरस्वती रिवर बहती है, तो सिंधु और सरस्वती के पास में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी। इस वजह से इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये जो सिविलाइजेशन है, इसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार लोग ना शहरों की तरीके से रहना सीख रहे थे। शहरी जो लाइफ़स्टाइल होती है, लेकिन आप इसको ऐसे वाले शहर मत कंपेयर करना जो अभी हम जिस शहर में रहते हैं, उस तरह के शहर नहीं थे। शहर मतलब लोग अच्छे वे में रहना सीख रहे थे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन बोलते हैं, लेकिन ये जो है डिसइंटीग्रेट हो गई थी। डिसइंटीग्रेट का मतलब खत्म हो गई थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि 2000 बीसी के आसपास में क्या हुआ था, ये सिविलाइजेशन जो हमारी फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन है, ये खत्म हो गई थी। एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट, और पूरे मिलेनियम तक, यानी कि पूरे इतने साल तक जो है ये हमारी इस तरह की शहरी जो लाइफ है वो एब्सेंट रही थी, यानी कि कोई भी शहर का विकास इस समय में नहीं हो पाया था। थॉट देयर मे हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हियर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन कुछ जगह पे हमें छोटे-छोटे टाउन्स देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमें शहर देखने को इस जगह पे नहीं मिलता है। In the first millennium BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga Valley. लेकिन क्या होता है, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के आसपास क्या होने लग जाता है कि एक न्यू फेस ऑफ अर्बनाइजेशन, एक नए शहर का विकास होने लगता है गंगा के प्लेन एरिया में। हमने क्या कहा था, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो कहाँ पे हुई थी? वो गंगा वैली के एरिया में हुई थी, गंगा के प्लेन एरिया में हुई थी। तो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के आसपास हमें देखने को गंगा प्लेन एरिया में हमें एक नए शहर का विकास होता हुआ दिखता है, नए शहर की डेवलपमेंट होते हुए दिखती है। पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन एंड नेबरिंग रीजन, किस जगह पे ये सभ्यता दिखती है, ये सिविलाइजेशन दिखती है? जो हमारा इंडस रिवर का एरिया है, इंडस प्लस गंगा रिवर का एरिया है हमारा, सिंधु का एरिया है, ठीक है? नेबरिंग रीजन जो है यानी कि इंडस के पास, अब देखोगे जब आप, लेट मी रेज़ दिस। अ, अब ये हमारा इंडिया है, ठीक है? इमेजिन कर लो ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे ना इंडस रिवर है, अगर आपको थोड़ा-सा पता हो तो इस जगह से इंडस रिवर जाती है और यहाँ से हमारी गंगा जाती है। तो ये जो इंडस और गंगा का एरिया है, इस वाले पार्ट में हमारा क्या होती है, हमारी सेकंड अर्बनाइज़ेशन की स्टार्टिंग होती है। कौन-सी अर्बनाइज़ेशन? सेकंड अर्बनाइज़ेशन की स्टार्टिंग होती है। और जो हमारी फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन थी हड़प्पन वाली, उसकी स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। तो फर्स्ट वाली अर्बनाइज़ेशन हमारी यहाँ पे थी, हड़प्पा वाली, पाकिस्तान और इंडिया के एरिया में, और जो हमारी सेकंड अर्बनाइज़ेशन थी वो हमारी गंगा के एरिया में थी। ठीक है? In the first millennium BC, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga Plain, part of the Indus Basin and the neighboring region, gradually spreading to the other parts of the subcontinent. अब ये जो सिविलाइजेशन थी ना हमारी, ये धीरे-धीरे ना दूसरे एरिया में या और दूर तक फैलती फैलती जो है चली गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब इस तरह की कोई सिविलाइजेशन थी, यानी कि फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, सेकंड अर्बनाइजेशन थी, यानी कि पहली बार शहर का विकास हुआ, वो खत्म हो गया, फिर दूसरी बार शहरों का विकास हुआ। तो इसके बारे में जो है हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर 2000 साल पहले की बात है, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? उस टाइम यानी कि 2000 साल पुराना कोई इंसान है क्या जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है? उस टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं थे, कैमराज़ भी नहीं थे, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं है हमारे पास। तो हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है? मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेज़। कहाँ से मिल रही है हमें? 2 सोर्सेज़ से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिकल
एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का मतलब दैट हैव कन्फर्म्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ दोज एंशिएंट अर्बन सेंटर्स। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके की जॉब होती है आर्कियोलॉजिस्ट की, जिसमें वो क्या करते हैं कि आपके ज़मीन में, सॉइल में खुदाई करते हैं और उससे हमें पुराने ज़माने की चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि वो उस टाइम पे यूज़ किए हुए बर्तन हमें देखने को मिलते हैं, ईंट-पत्थर देखने को मिलते हैं, दीवारें मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये जो पुराने सिक्के, कॉइन्स मिलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो ढूँढ के निकालते हैं ना, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जो खुदाई करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है? तो ये जो जॉब करने वाले लोग हैं, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट की जॉब करते हैं और जो पुराने रिमेनिंग आइटम है, पुराने यूज्ड रिमेनिंग आइटम यानी कि ओल्ड यूज्ड रिमेनिंग आइटम्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो पुराने टाइम के हिस्ट्री के यूज्ड आइटम हैं, जो इनको खोद के निकालते हैं, इनकी एक्सकवेशन करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और इस पूरी खुदाई को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कहते हैं। तो जब खुदाई होती है ना, तो हमें उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि उस ज़माने के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के बर्तनों में खाना खाते थे, क्या उगाते थे, अनाज मिल जाते हैं, अनाज के दाने मिल जाते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो लोग थे, वो किस तरीके से रहते थे, क्या काम करते। तो सबसे पहला हमारा सोर्स तो हो गया आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। सेकंड है एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम। तो पुराने ज़माने में ना बहुत तरह की बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि आप देखते हो रामायणा। अब हमें राम जी के बारे में कैसे पता है? वो तो बहुत सालों पहले आए थे, है ना? हमें महाभारत के बारे में कैसे पता है? कृष्ण जी के बारे में कैसे पता है? वो तो बहुत सालों पहले आए थे। बट इनकी बुक्स लिखी हुई है ना, तो बुक्स जो है हमें रिटन इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। तो उस टाइम के वैदिक जो बुक्स हैं, आपके वेद लिखे हुए हैं, बुद्धिस्ट धर्म जो है ना, उसमें बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। जैन जो धर्म है, उसमें बुक्स लिखी गई हैं। तो इनसे ना हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सेकंड अर्बनाइज़ेशन कब हुई थी, किस एरिया में हुई थी। इन सारी बुक्स से हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। आर फुल ऑफ रेफरेंस टू दोज़ न्यू अर्बन सेंटर्स, दिस न्यू फेज इज़ ऑफन कॉल्ड द इंडियाज़ सेकंड अर्बनाइज़ेशन। हमने जान लिया कि इस सारे चीज़ को क्या कहा गया है, इंडिया की सेकंड अर्बनाइज़ेशन। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन थी, वो थी हमारी हड़प्पा की। फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन कौन-सी थी हमारी? हड़प्पा की थी। उम फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन थी वो हमारी थी हड़प्पा की और हमारी जो सेकंड अर्बनाइज़ेशन है वो है हमारी गंगा वैली में, है ना? तो सेकंड अर्बनाइज़ेशन है हमारी गंगा वैली में और फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन थी हमारी इंडस रिवर के पास में, ठीक है? इतना समझ में आया? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जनपदास एंड महाजनपदास। जनपदा क्या होता है, महाजनपदा क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। जनपद इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल हैव सैड फूड्स। जनपद क्या होता है? ये एक संस्कृत वर्ड है। सबसे पहले यही पता चल रहा है कि जनपद जो है एक हमारा संस्कृत वर्ड है। विच मीन्स वेयर द पीपल, पीपल मतलब होता है जना और फूट मतलब होता है पद, पदा जिसको बोल रहे हैं, पदा मतलब है फूट। तो जहाँ पे पहली बार लोगों ने अपने पैर रखे और जहाँ पे वो बस गए, उस एरिया को क्या कहा गया? उस एरिया को कहा गया जनपदा। So when you have to write a definition about the Janpada, you must write where the people have set food for the first time. तो जनपदा is a Sanskrit word which means where the people have set food for the first time. तो जनपदा का मतलब क्या है? जहाँ पे पहली बार लोग बसे थे, पहली बार उन्होंने अपने कदम रखे थे। That is have settled down. पैर रखने का मतलब क्या है? कि वो पहली बार जहाँ पे सेटल्ड हुए थे, तो उसको हमने क्या कहा? जनपद कहा। Towards the end of second millennium BCE, regional cultures gradually reorganized themselves in the North India. जब हमारी सेकेंड मिलेनियम बीसीई खत्म हो रहा था, यानी कि जब ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि जो उस एरिया में रहने वाले छोटे-छोटे से क्लैन्स थे ना, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। यानी कि पहले जो लोग थे, सबसे पुराने टाइम पे, तो लोग कैसे रहते थे? अकेले रहते थे, सिंगल-सिंगल रहते थे, शिकार करते थे, मारते थे, खाते थे, इकट्ठा करते थे।
उस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। फैमिली का सिस्टम नहीं था, ना ही कम्युनिटी का सिस्टम था, सोसाइटी का सिस्टम भी नहीं था। धीरे-धीरे जब थोड़ा-सा वो मेंटली प्रिपेयर हुए, उनको सोसाइटी के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या बनाए, छोटे-छोटे से ग्रुप्स बनाए थे। इन ग्रुप्स को हम क्लैन भी कहते हैं। इन ग्रुप्स में ज़्यादा नहीं, 5 से 10 लोग होते थे, जिसको हिंदी में ना कबीला कहा जाता है, ठीक है? तो 5 से 10, 15 लोगों का क्लैन होता था और ये अपने ग्रुप में रहते थे और इस ग्रुप में ना एक सरदार होता था जिसको ये अपना मुखिया या अपना लीडर चूज़ करते थे। तो इस तरीके से ये रहते थे। धीरे-धीरे इन्होंने ये जो कुछ ग्रुप्स थे ना, ये इकट्ठे होके इन्होंने एक बड़ा एरिया बनाया second millennium BC के आसपास. Towards the end of second millennium BCE, regional cultures gradually reorganized themselves in the North India as people formed clans or groups, probably sharing a common language and a common custom. अब ये जो ग्रुप थे ना कि किस बेसिस पे बने थे, अब जैसे कि हम अपनी क्लास में ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, कौन से बेसिस बनाते हैं, या तो बहुत इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप बन जाता है या बहुत ही बेवकूफ लोगों का ग्रुप बन जाता है, बहुत ज्यादा बातें करने वालों का ग्रुप बन जाता है, बहुत ज्यादा भुक्खड़ लोगों का ग्रुप बन जाता है ना? तो जो लोग हमारे जैसे होते हैं, हम उन्हीं को अपना दोस्त बनाते हैं, उन्हीं के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सेम ऐसे ही लोगों ने अपने ग्रुप किस बेसिस पे बनाए थे, उन लोगों ने अपने बेसिस बनाए थे लैंग्वेज के बेसिस में। वो जो लैंग्वेज बोलते थे ना, तो जो एक-दूसरे की भाषा को समझ पाते थे, उन्होंने अपने लैंग्वेज के बेसिस पे अपने ग्रुप्स बनाए थे, अपने कॉमन कस्टम यानी कि वो जिस देवी-देवता को मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जो भी परंपरा वो मानते हैं, अगर दूसरा पर्सन भी उस परंपरा को, उस आइडिया को मानता है, तो उन्होंने ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बनाया, अपने ग्रुप में शामिल किया था, ठीक है? तो कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कस्टम्स को उन्होंने बेस बनाया था अपने ग्रुप में जॉइन करने का। ईच क्लैन्स टू बी एसोसिएटेड विथ अ टेरिटरी और जनपदा लेड बाय अ राजा और रूलर। और इन लोगों ने क्या किया, इन छोटे-छोटे ग्रुप्स ने मिलकर अपना एक बड़ा ग्रुप बनाया और ये जो है एक एरिया में रहते थे जिसको कहा गया जनपद, ठीक है? यानी कि ये जो छोटे-छोटे ग्रुप थे इन्होंने अपने आप को ऑर्गनाइज़ किया, ऑर्गनाइज़ करके इन्होंने एक अपनी टेरिटरी यानी कि एक अपना एक एरिया बना लिया पर्टिकुलर और उस एरिया में इन्होंने अपना एक लीडर चूज़ किया। लीडर जो था वो राजा होता था और लीडर जो होता था वो हमारा राजा होता था और जो कि इस पूरे जनपद को चलाता था, तो इसको क्या कहा गया था? जनपदा कहा गया। As people formed clans or groups probably sharing a common language and a common custom, each clan came to be associated with a territory or जनपदा led by राजा और रूलर। यानी कि हर एक जनपदा में क्या होता था, एक राजा होता था या रूलर होता था, उसकी एक अपनी टेरिटरी होती थी और उसमें लोग रह रहे होते थे। ठीक है? By the 8th or 7th century BCE, some of those early states has merged together. अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले था एक पर्सन, है ना? हम जानते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा तो सिंगल पर्सन, जो क्या कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, शिकार कर रहा था, है ना? फिर उसको थोड़ी-सी बुद्धि आ गई, थोड़ा-सा दिमाग आ गया कि भाई अकेले रह के तो अपना खाना बचाया नहीं जा सकता, हो सकता है मुझसे ज़्यादा भुक्कड़ इंसान मेरा खाना ले जाए। तो क्या किया उन्होंने, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ग्रुप में रहूँगा तो मैं सेफ रहूँगा। तो उसने क्या किया, उसने 5 से 10 लोगों का ग्रुप बनाया, 15 लोगों का ग्रुप बनाया और इस तरीके से उसने रहना शुरू कर दिया। इससे क्या होता था, उस बंदे की सेफ्टी हो जाती थी, उसका खाना भी सेफ रहता था। अब ऐसे 5 से 10 ग्रुप ना बहुत सारे ग्रुप्स हो गए। ये लोग आपस में फाइट करते रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो इन ये जो 5 से 10 लोगों के जो बहुत सारे ग्रुप थे, इन्होंने आपस में मिलकर अपनी एक एरिया डिसाइड किया, अपनी एक टेरिटरी डिसाइड करी। ठीक है? तो इन्होंने अपनी एक टेरिटरी डिसाइड करी, अपना एक एरिया डिसाइड किया और उसमें एक किंग को डिसाइड किया। यानी कि अपना एक किंग चूज़ कर लिया। अब ये जो किंग था ना, ये इनके लिए रूल बनाता था इनके बीच में जो झगड़े होते थे उनको सुलझाता था और ये आराम से शांति से रहते थे। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ 7th-8th सेंचुरी के आसपास क्या होने लग गया कि ये जो बहुत सारे जनपद थे, ये क्या बन गया था अब जनपद। तो ऐसे ना टोटल बहुत सारे जनपद हो गए, यहाँ पे भी जनपद हो गया समझ लो यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे जनपद हो गए। तो इन जनपद को लगा कि हम आपस में फाइट करते हैं क्योंकि अब ये जनपद है तो ये इससे फाइट करेगा, ये इससे फाइट करेगा, ये आपस में फाइट करेंगे। तो इनको लगा कि हमें आपस में मिल जाना चाहिए और जनपद ने क्या किया कई बार ये जो किंग होते थे ना ये अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए अपने आस-पास के जो जनपद होते थे, उनको जीत लेते थे। उनको जीतने के बाद उसको भी अपने एरिया में शामिल कर लेते थे। तो कई जनपद की ना बहुत सारे जनपद से लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। तो इस वजह से फाइनली ये जो है इन्होंने अपने बाकी जो जनपद से उनको भी अपने जनपद में मिला लिया और क्या क्रिएट किया, इन्होंने फिर बनाया अपना महाजनपद, ठीक है? यानी कि महाजनपद क्या है? जब
जो अर्ली स्टेट्स थे मर्ज हो गए, तो उससे क्या बना एक बड़ी यूनिट बनी, बिगर यूनिट बनी जिसको हमने क्या कहा था महाजनपद कहा था। By the 8th or 7th century BC, some of those early states have merged together. The resulting bigger units were known as the Mahajanpada. All thought the text have different list. अभी क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जो जनपद थे, मैंने कि पहले सिंगल पर्सन था उसने ग्रुप बनाया, क्लैन बनाया, फिर ये जो क्लैंस थे आपस में मर्ज होकर इन्होंने क्या बनाया जनपद बनाया। अब जनपद भी बहुत सारे जब जनपद मिल गए तो क्या बन गया हमारा महाजनपद बन गया। अब ये देखोगे आप कि बहुत सारे टाइप के इस मैप में ना आपको कई सारे टोटल ना 16 महाजनपद हैं, ठीक है? तो कई सारी हमें ओल्ड बुक्स मिली है जिनमें हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। तो जिनमें है जैसे कि कुरु महाजनपद था एक, है ना? जो महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरु और पांचाल के बीच में, तो ये देखो, ये है हमारा पांचाल जनपद, इसके बगल में है कुरु जनपद, कुरु महाजनपद है ना? कुरु महाजनपद है, पांचाल महाजनपद है, टोटल हमारे 16 महाजनपद थे। तो ये आपस में फाइट करते रहते थे। हमने देखा है महाभारत की लड़ाई में भी कुरु और पांचाल के बीच की लड़ाई दिखा रखी है। तो कुरु और पांचाल इतने पास-पास है तो ये लोग आपस में लड़ाई करते थे। फिर है हमारा सूरसेन है, कौशल है, मल्ल है, काशी है, विदेह है, अंग, मगध, वत्स, चेदी, अस्मक, मत्स्य। तो बहुत सारे हमारे ऐसे टोटल 16 महाजनपद है। इनके मैप आप देख लेना। तो ये था हमारे टोटल महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं महाजनपदास। महाजनपदास क्या होते हैं? अभी हमने देखा कि उधर महाजनपदास का हमें इंट्रोडक्शन मिल गया था। महाजनपदास आर कंसंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन। तो एक सोचने की बात है कि जो सारे महाजनपद हैं ये गंगा के आसपास के एरिया में ही हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं? इधर देखो, ये यहाँ से ना गंगा रिवर बहती है और इस तरीके से जाती है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे गंगा रिवर जो है पूरे एरिया में अपना सॉइल लाके डिपॉजिट कर रही है। क्वेश्चन ये है मेरा कि इस एरिया में ही क्यों सारे के सारे महाजनपद हैं? एक आध दो इधर हैं, बाकी मोस्टली जनपद जो है वो सारे इसी एरिया में, तो क्यों हैं? बिकॉज़ यहाँ से गंगा रिवर जा रही है और गंगा रिवर जब इतनी ऊँचाई से आती है तो अपने साथ सॉइल लाती है, सिल्ट लाती है, क्ले लाती है ना? तो बहुत सारा मटेरियल अपने साथ लाती है और जब ऊँचाई से रिवर आती है और जब प्लेन एरिया में आती है ना, तो प्लेन एरिया में आके रिवर का जो फ्लो है, वो स्लो हो जाता है और वो जो भी मटेरियल लाती है ना, वो इस एरिया में डिपॉज़िट करती हुई चलती है। डिपॉज़िट मतलब रखती हुई चलती है, इकट्ठा करती हुई चलती है। तो जितना भी वो सॉइल सिल्ट लाई थी, अपने साथ मिट्टी लाई थी, ताज़ा मिट्टी लाई थी, वो सारी की सारी मिट्टी जो है सॉइल यहाँ पे इकट्ठा कर देती है और ये एरिया जो है इतना ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है कि यहाँ पे टॉप लेवल की एग्रीकल्चर होती है, फॉरेस्ट बहुत अच्छे होते हैं और एक महाजनपद को डेवलप होने के लिए यही चाहिए, उसको अच्छी एग्रीकल्चर चाहिए, अच्छा फॉरेस्ट चाहिए, अच्छे जानवर चाहिए। अगर फॉरेस्ट होगा तो जानवर होंगे, फॉरेस्ट होगा तो लकड़ी होगी। इस एरिया में उसको आयरन भी मिल जाता है, तो क्या होगा? इससे पूरा एक जनपद जो है, महाजनपद है, वो डेवलप हो सकेगा। ठीक है? तो यही चीज़ बता रखी है यहाँ पे महाजनपदास आर कंसंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन। सारे महाजनपदास जो है यूजुअली गंगा प्लेन एरिया में है। देयर आर सेवरल पॉसिबल रीजंस फॉर दिस। अब इसके ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर इन द फर्टाइल गंगा प्लेन। अब फर्टाइल गंगा प्लेन है, हमें पता है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकती है। पहला रीजन तो ये हो गया कि गुड एग्रीकल्चर के चांसेस है यहाँ पे। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर है, हमें पता है झारखंड का एरिया है, ठीक है? छत्तीसगढ़ का एरिया है, ओडिशा का एरिया है, तो सबसे ज़्यादा बिहार का एरिया, सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा आयरन जब इस एरिया में मिल रहा है, तो इस वजह भी सारे महाजनपदास जो हैं, वो इस एरिया में रहेंगे, ठीक है? दूसरा इन द माउंटेन एंड हिल्स सी बिलो अबव आयरन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क मोस्ट ऑफ द अब यहाँ पे क्या हो रहा है माउंटेन्स है, हिल्स है, रिवर है तो इसके ज़रिए क्या हो पा रहा है एक ट्रेड नेटवर्क हो पा रहा है। अब उस टाइम पे एयरप्लेन्स तो थे नहीं, ठीक है? बहुत बड़ी-बड़ी शिप्स भी नहीं होती थी। तो नाव के थ्रू ना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था। तो इसलिए अगर गंगा रिवर है तो गंगा रिवर में वो क्या कर सकते हैं, गंगा रिवर के थ्रू जो है अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ट्रेड के चांसेस जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास कैपिटल वर वेल फोर्टिफाइड। अच्छा, एक खास बात ये है ना कि जितने भी महाजनपद है ना जितने भी आपके महाजनपद हैं,
इसके चारों तरफ आपको एक बहुत अच्छी जो है बाउंड्री देखने को मिलेगी, फोर्टिफाइड और किले देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है वो सारी फोर्टिफाइड सिटीज़ थी। पूरा जो शहर था ना उसके चारों तरफ बाउंड्रीज़ बनी हुई थी, फोर्टिफाइड होती थी। तो ऐसा क्यों होता था? ताकि जो सेफ्टी है महाजनपद की वो इंश्योर हो सके। अगर बाउंड्रीज़ होगी तो कोई भी आपकी सीमा जो है बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकेगा, तो आपका जो रीजन है वो बहुत सेफ रहेगा। अच्छा, मोट इसमें एक वर्ड आया है कि चारों तरफ ये जो बाउंड्री है ना, इसके चारों तरफ इसमें ना एक मोट भी होता था, मोट फॉर द फर्दर डिफेंस। अब क्या है, आपने देखा होगा, पता नहीं मूवी में देखा है कि नहीं, मान लो ये आपका ना किला है, ठीक है? मान लो बस, है नहीं वैसे ये, ठीक है? मान लो ये आपका किला है, तो किले के अंदर कोई भी आ सकता है, ठीक है? तो हमने क्या किया है, डिफेंस के लिए बाउंड्री बना रखी है किले में। और ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ पे समझ लो पानी है, ये पूरे में पानी है बहुत ज़्यादा गहरा, ठीक है? समझ लो रिवर का पानी है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे है हमारा पानी। इस पानी अब इधर पानी है, इधर लैंड है, इधर किला है हमारा, इधर पानी है और इधर भी लैंड एरिया है, तो अंदर कैसे जाएँगे लोग? तो इसके लिए क्या होता था, एक गेट सा बना होता था। एक बड़ा-सा गेट बना होता था और जिससे ना जिसको जब किसी को अंदर आना होता था, इस गेट को ऐसे गिरा दिया जाता था और फिर जब कोई अंदर पहुँच जाता था, तो इस गेट को वापस ना चेन के थ्रू ऐसे उठा लेते थे, गेट को वापस ये लग जाता था। और इसमें जो पानी होते थे ना, इसके नीचे ना मगरमच्छ होते थे, क्रोकोडाइल होते थे, ताकि अगर कोई एनिमी आ रहा है और एनिमी आने की कोशिश करता है, तो ये गेट ना ओपन नहीं करते थे। इस गेट को ऐसे लिटाते नहीं थे कि पुल सा बन जाए, ब्रिज बन जाए। तो गेट होता नहीं था, तो अगर कोई एनिमी आने की कोशिश करेगा तो बस पानी में गिर जाएगा और उसको क्रोकोडाइल खा लेंगे। तो इसको हम बोलते थे, सिस्टम को बोलते थे मोट, कि चारों तरफ से डिफेंस बनाया जाता था, चारों तरफ से पानी होता था, एक गेट सा बनाया जाता था, जिसके थ्रू जो है लोग आते-जाते रहते थे, इसको बोलते थे मोट। ठीक है? इतना समझ में आया? फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, यानी कि हम जब महाजनपदा की बात करते हैं ना, तो महाजनपदा में हमें कुछ स्टार्टिंग में डेमोक्रेटिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। यानी कि जब आप पे राज्य करने वाले, आप पे शासन करने वाले, आप पे रूल करने वाले जो लोग हैं ना, वो खुद कॉमन पीपल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको जो है हम ही लोग इलेक्शन के थ्रू चूज़ करके भेजते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम खुद ही अपना लीडर चूज़ कर रहे हैं, है ना? और वो किसके हिसाब से अपने डिसीज़न बनाता है, वो डिसीज़न बनाता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने ही उस सॉरी, क्योंकि हमने ही उसको चूज़ करके भेजा है। तो इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि जब हम अपना लीडर खुद चूज़ करें या जब जनता जो है अपना लीडर खुद चूज़ करती है और मेजॉरिटी जो है अपना लीडर चूज़ करती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। यानी कि जब लोगों की मर्ज़ी चलती है, लोग अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, लोग अपने लीडर को खुद चूज़ करते हैं। सिंपली जब किंग को या रूलर को लोग चूज़ करते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है? तो पहली बार जब डेमोक्रेसी के लक्षण है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो ये महाजनपदा में देखने को मिलते हैं। Each जनपदा had an assembly और council called सभा और समिति। जनपद में क्या होता था, हर जनपद में, ईच जनपदा की बात हो रही है, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। ये दोनों कुछ नहीं थी, ये दोनों असेंबलीज थी। असेंबली मतलब एक हॉल सा होता था जिसमें लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते थे, ठीक है? तो एक होती थी सभा होती थी और एक होती थी समिति, जहाँ पे जितने भी आपके मैटर हैं, जनपद के मैटर है अ, जितने भी आपके जनपद के मैटर है, उनको ना सुलझाने की कोशिश की जाती थी, इस सभा और समिति में, ठीक है? So matter related to the clan would be discussed. Sabha और समिति were the first mentioned in Veda. एक मिनट। Had an assembly or councils.
ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल कॉल्ड सभा और समिति। हमने देखा कि हर जनपद में ना एक सभा होगी, एक समिति होगी। ये क्या करती हैं, ये जो भी आपका क्लैन है, आपका जो महाजनपद है, उससे रिलेटेड मैटर है, यानी कि कभी कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई न्यू लॉ बनाना है, टैक्स कलेक्शन करना है, तो जितने भी आपके जनपद से रिलेटेड कोई भी स्टेट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं ना, उसके बारे में डिस्कशन करते रहते थे। तो सभा और समिति ये काम करती थी कि डिस्कशन करती थी, मैटर को सॉर्ट आउट करती थी। सभा एंड समिति वर फर्स्ट मेंशन इन वेदा। इनके बारे में हमें पहली बार जानकारी, सभा और समिति के बारे में हमें पहली बार जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें जानकारी मिलती है वेद से। हमारे जो वेद है ना, उससे हमें इनके बारे में नॉलेज मिलती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर इन द क्लैन एंड राजा वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली एंड सपोज्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम असेंबलीज। अब जितने भी हमारे महाजनपदास थे ना, महाजनपदास की खासियत ये थी कि सब में मोस्टली जो है ना, अ, राजा जो है रूल नहीं कर रहा होता था इंडिपेंडेंटली, मतलब राजा होता था बट उसकी नहीं चलती थी। उसको मोस्टली जो है अपनी असेंबली है, जो सभा और समिति है ना, उनके और मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, उनको हेल्प करने वाले लोग होते थे, उनसे डिस्कशन करना होता था। यानी कि अपना जो प्लान है उनका, उनको उसमें बातें रखनी होती थी, उनसे डिस्कशन करना होता था और उसके बाद ही वो डिसीजन ले सकते थे। ठीक है? क्या हमने देखा कि जनपद है, हर जनपद में अपनी एक सभा होती थी, समिति होती थी, जो कि काउंसिल होती थी। सभा और समिति क्या है? काउंसिल है नॉर्मली। सभा और समिति काउंसिल है, असेंबलीज़ हैं, जो क्या करती हैं, क्लैन से रिलेटेड या महाजनपद से रिलेटेड, जनपद से रिलेटेड जो है, इश्यू को डिस्कस करती हैं और उनको सॉर्ट आउट करती हैं। और इसमें ये बोला गया है कि ये कोई भी जनपद जो है हमारा, वो इंडिपेंडेंटली उसमें राजा रूल नहीं करता था। यानी कि राजा होता था बट हमेशा ऐसा नहीं होता था कि उसकी चलेगी। उसको हमेशा सभा, समिति, असेंबलीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, इन सबसे डिस्कशन करना होता था, उनसे चीज़ें पूछनी होती थी। ठीक? तो हम देखते हैं, हमने ये देख लिया कि डेमोक्रेसी थी, मोनार्की भी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनार्की क्या होता है। मोनार्की मतलब क्या है? सिंपली मोनार्की का मतलब है जिस क्लैन, ग्रुप, स्टेट, यानी कि कोई भी क्लैन हो, ग्रुप हो, स्टेट हो, कंट्री हो, इनके ऊपर जब एक किंग रूल करता है, जिसको लोगों ने चूज़ नहीं किया है, जो जन्म से बन गया। मान लो वो राजा का बेटा था, तो इस वजह से अब नेक्स्ट राजा जो है वही बनेगा। हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी मतलब जब आपकी चीज़ें जन्म से डिसाइड हो जाती हैं, यानी कि अगर आप राजा के बेटे हो, तो आप ही राजा बनोगे, ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनार्की। सब महाजनपदास वर इन अफेक्ट ऑफ मोनार्कीज। क्या कह रहे हैं कि कुछ जनपदास में ना हमारी मोनार्की थी, यानी कि ऐसा सिस्टम था जहां पे राजा का बेटा राजा बनता था, जहां पे लोग राजा को चूज नहीं करते थे, राजा ऑलरेडी डिसाइडेड होता था कि कौन राजा बनेगा। सो कई महाजनपद पे मोनार्की थी। राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्टर, यानी कि राजा के पास ना सबसे ज्यादा पावर हुआ करती थी। सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा राजा होता था, सारी अथॉरिटी उसके पास होती थी, यानी कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता था। और जो उसके मिनिस्टर्स होते थे ना, वो उसको बस हेल्प करने का काम करते थे। उसकी जो असेंबली होती थी, वो उसको हेल्प करने का काम करती थी, ना कि उसके डिसीजंस को चेंज करने का। हिज पोजीशन वाज़ हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब मैंने अभी बताया कि आपका जो चीज़ जन्म से प्री डिसाइडेड हो जाए, उसको हम हेरिडेटरी कहते हैं। इन द सेंस दैट अ राजा वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन। क्यों हेरिडेटरी? क्योंकि हमें पहले से ही पता होता था कि राजा जो बनेगा ना अभी, वो पहले वाले राजा का ही बेटा होगा, सन ऑफ द प्रीवियस वन। ओके। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू। किंग का काम क्या होगा कि वो टैक्स का कलेक्शन करेगा, जो भी टैक्स मिल रहा है उसको इकट्ठा करेगा। लॉ और ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था बना के रखेगा। एंड गेट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशन बिल्ट अराउंड देयर कैपिटल। और उसकी जो राजधानी होगी ना, कैपिटल, उसके चारों तरफ एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी होगी, बहुत अच्छी बाउंड्री बनी होगी। तो क्या होगा? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब जब आपकी बाउंड्री वगैरह बनी होती है, किले बने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है राजा के अंदर में आती थी, राजा को पावर देती थी। एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी। और उसके पास क्या होगा? एक आर्मी होगी जो कि उसके देश को, उसके राज्य को बचाएगी वॉर की कंडीशन में। और वो क्या करेगा? उसका काम ये होगा कि वॉर वगैरह करेगा, अपने आस-पास के जितने जनपद हैं, महाजनपद हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनसे लड़ाई करेगा। तो ऐसे जो महाजनपद थे कौन से थे? मगध था, कौशल था, अवंती था। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे जहाँ पे हमारी मोनार्की है, जहाँ पे रूलर जो है, किंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो आस-पास के एरिया को कंट्रोल करता है, जिसकी बहुत अच्छी कैपिटल है, मजबूत कैपिटल है, कैपिटल के चारों तरफ बाउंड्री है, जिसमें जो किंग होता है वो हेरिडेटरी बनता है।
ठीक है? तो ये मोनार्की की ख़ासियत थी। तो हमने देखा मोनार्की कहाँ पे थी? मोनार्की थी हमारी मगध में थी, कौशल में थी, अवंती में थी। आप आगे ये भी देखोगे कि मगध जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है अ, महाजनपद बनता है और आगे चल के जो है मगध एम्पायर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनता है पूरे इंडिया में। ठीक है? फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेमोक्रेसी पर। हमने देखा कि कुछ जो थी हमारे कुछ महाजनपद और जनपद थे जहाँ पे हमारी थी मोनार्की और कुछ हमारे जनपद होंगे जहाँ पे होगी हमारी डेमोक्रेसी। ठीक? 2 महाजनपदास वज्जी एंड मल्ल हैड अ डिफरेंट सिस्टम। अब वज्जी महाजनपद में और मल्ल महाजनपद में क्या था? एक डिफरेंट काइंड का सिस्टम था। क्या सिस्टम था कि यहाँ पे जो है सभा और समिति होती थी। हमने देखा सभा और समिति क्या है? ये असेंबलीज़ हैं, काउंसिल हैं। तो असेंबलीज़ होती थी जिनके पास ज़्यादा पावर थी, यानी कि राजा से ज़्यादा पावर जो है इन समिति के पास है, सभा के पास है। मोर पावर एंड टूक इम्पोर्टेंट डिसीजन और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का काम करती थी, ये डिस्कशन करती थी एंड इफ नेसेसरी थ्रो वोट। और पता है क्या इनकी एक खासियत ये थी कि सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ राजा। ये राजा का सिलेक्शन भी करती थी और राजा को हटाने का भी काम करती थी। यानी कि अगर प्रजा को राजा नहीं पसंद आ रहा है, तो ये सभा और समिति ही है जो डिस्कशन करके राजा को हटा भी सकती है और नया राजा जो है चूज़ भी कर सकती हैं। तो यानी कि ये इतनी पावरफुल होती थी कि राजा की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम हो जाती थी। दिस मीन्स दैट दोज़ महाजनपदास व्हिच वर कॉल्ड गण और संघ were not monarchies, their functioning might be called democratic। तो ये क्या कह रहे हैं जिन भी महाजनपद के नाम के साथ ना गण और संघ लिखा होता था, गण और संघ, वो क्या होते थे? वो मोनार्की वाली नहीं होती थी, वो डेमोक्रेसी वाली होती थी। डेमोक्रेसी के वहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। सिंस मेंबर ऑफ द असेंबली वर द वन्स टू सिलेक्ट द रूलर एंड टेक मेजर डिसीजन। क्यों हम इसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं? क्योंकि जो असेंबली के मेंबर हैं, यानी कि जो सभा और समिति के मेंबर हैं, वही जो वोट करके ना किंग मेकर हैं, यानी कि वो वोट करके जो है रूलर को चूज़ करने का काम कर रहे हैं, किंग को चूज़ करने का काम कर रहे हैं, ठीक है? सो हमने देख लिया डेमोक्रेसी के बारे में 2 महाजनपदास हैं हमारे वज्जी है और एक मल्ल है। इनमें डिफरेंट काइंड का हमें सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पे सभा और समिति है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते हैं अपने वोट के थ्रू और वो राजा को हटा भी सकते हैं और न्यू राजा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये बोला गया है कि जो जिन भी महाजनपद के नाम के साथ में गण और संघ लिखा है, वहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है? इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मोर इनोवेशंस पे। यानी कि महाजनपद पीरियड में ना कई सारी इनोवेशंस हुई थी, नई-नई चीज़ों की खोज हुई थी। तो वो कौन-कौन सी इनोवेशंस थी, किस टाइप की चीज़ें उस टाइम पे इनोवेट हो रही थी, उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन टू मेजर इनोवेशंस ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। अब जो हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन था, सेकेंड अर्बनाइजेशन कौन सा वाला? सोचो, सेकेंड अर्बनाइजेशन था हमारा गंगा वाला, जो गंगा वैली के एरिया में हुआ था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था इंडस के पास, इंडस रिवर। तो ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन टू मेजर इनोवेशन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। यानी कि जब हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड था जो कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी था। फर्स्ट मिलेनियम में हमारा जो है सेकंड अर्बनाइजेशन आई थी। तो सेकंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे 2 सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेशन हुई थी, जिसने पूरी की पूरी सोसाइटी को बदल दिया था। सबसे पहली थी हमारी आयरन टेक्नोलॉजी। आयरन टेक्नोलॉजी कैसे? आयरन टेक्नोलॉजी बिकेम कॉमन बाय द लेट सेकंड मिलेनियम बीसी। सेकंड मिलेनियम बीसी के आसपास क्या हुआ था कि हमारी आयरन टेक्नोलॉजी आ गई थी। 1 मिनट। हुँ, सेकंड मिलेनियम के आसपास क्या हुआ था कि हमारी ना आयरन की टेक्नोलॉजी आ गई थी। आयरन टेक्नोलॉजी आ गई थी तो इसने किस चीज़ में हेल्प करी? इसने हमें पता है कि गंगा वैली के एरिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। अब जो फॉरेस्ट है उनको कट करने के लिए आप उसको लकड़ी से तो काट नहीं सकते हैं। फॉरेस्ट को कट करने के लिए सबसे बेटर क्या होता है? आयरन होता है। तो जब हमारी आयरन की इनोवेशन हो गई, जब हमने आयरन टेक्नोलॉजी को ढूँढ लिया यानी कि हम आयरन को निकालना, उससे हथियार बनाना, उसको गलाना सीख गए, तो उससे क्या हुआ? हमने उससे ऐसे-ऐसे औज़ार बनाए जो जिसने हमारे फॉरेस्ट को कट करने में हेल्प करी। फॉरेस्ट कट करके हमने क्या किया? वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर से हमने क्या किया? जब एग्रीकल्चर होने लगी तो वहाँ पे लोग बसने लग गए, शहरों का विकास हुआ, अर्बनाइज़ेशन आया। इसके बाद क्या हुआ? जब
आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ, ज़्यादा हुआ तो सरप्लस अनाज यानी कि हमारे पास 1 साल में खाने के लिए बहुत ज़्यादा अनाज हो गया। तो जब हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज हो गया तो हमने क्या किया उनको बेचने का काम भी शुरू किया। तो ट्रेड भी इस टाइम पे शुरू हुआ। प्लस जब हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज आ गया तो हमारे पास खाली टाइम बहुत सारा आ गया, है ना? तो अगर हमारे पास खाली टाइम आ गया तो उसमें क्या किया हमने अपने हॉबी की चीज़ों पे काम करने की कोशिश करी और इन हॉबी की चीज़ों पे काम करने के साथ-साथ क्या हुआ हमने आर्किटेक्चर बनाए यानी कि हमने बहुत अलग-अलग सी बिल्डिंग्स बनाई, इमारतें बनाई। हमने खिलौने गाड़ी बनाई, छोटे-छोटे खिलौने बनाए मतलब हमने अलग-अलग चीज़ों पे काम करना शुरू किया क्योंकि हमारे पास फ्री टाइम निकल आया। सो क्या कह रहे हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमने लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े लेवल पे हमने खेती करनी शुरू कर दी, प्रोड्यूस लाइटर शार्पर वेपन्स। हमने बहुत ही हल्के और बहुत ही शार्प तरह के हथियार बनाने शुरू कर दिए, बहुत तेज़ हथियार बनाने शुरू कर दिए। जैसे हमने तलवार बनाई, भाले बनाए। दिस लेड टू वॉरफेयर एंड अलायंस अमंग द महाजनपदास। इससे क्या हुआ जब हमने हथियार बना लिए तो इससे हमारे लड़ाई झगड़े भी बढ़े क्योंकि हमें मारने के लिए हथियार मिल गया। पहले हमें किसी को काटना होता तो मान लो हमें किसी को मारना है तो हम उसको लकड़ी से मार रहे हैं तो वो उतनी जल्दी नहीं मरता था जितना वो तलवार से मारने पे मर जा रहा है। तो इससे क्या हुआ इसने हमारे लड़ाई झगड़ों को बढ़ाया, वॉरफेयर को बढ़ाया। साथ में अलायंस को बढ़ाया। अलायंस मतलब मित्रता करना, यानी कि अगर हम किसी देश से लड़ाई कर रहे हैं, तो हम दूसरे देश से दोस्ती भी करेंगे ताकि जब हमारी लड़ाई हो तो दूसरा देश हमें सपोर्ट करे, है ना? तो दूसरा महाजनपद हमें सपोर्ट करे। तो इस टाइम पे क्या हुआ हमने क्या किया, हमने वॉरफेयर करनी शुरू कर दी। यानी कि हमने जब आयरन का विकास कर लिया तो आयरन के विकास के बाद यानी कि आयरन की डेवलपमेंट के बाद हमने क्या चीज़ें शुरू करी, हमने लड़ाई झगड़े शुरू किए, वॉरफेयर शुरू किया। अलायंस बनाना शुरू किए यानी कि हमने फ्रेंडशिप करनी भी शुरू करी। पेविंग द वे फॉर अ न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर जिससे क्या हुआ बाद में नए-नए किंगडम्स बने और नए-नए एम्पायर्स बने। कॉइनेज वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू सपोर्ट ग्रोइंग ट्रेड। दूसरा क्या था कॉइनेज सिस्टम आ गया था इस टाइम पे। कॉइनेज क्या है यानी कि हमने सिक्कों को यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम बार्टर सिस्टम यूज़ कर रहे थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। गुड्स ऑफ एक्सचेंज इज़ नोन एज़ द बार्टर सिस्टम यानी कि जब मान लो मुझे 1 लीटर दूध की ज़रूरत है और आपको प्याज की ज़रूरत है। मेरे पास प्याज है और आपके पास दूध है, तो हम आपस में एक्सचेंज करके काम चला लेते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ये होती थी कि हमें हमेशा ऐसे ही चीज़ वाला पर्सन ढूँढना होता था, जिसको मेरा सामान चाहिए और मुझे जिससे सामान चाहिए। यानी कि मुझे 2 साइड की नीड को ध्यान में रखना पड़ता था। तो ये हमेशा बहुत टफ़ हो जाता था इस तरीके से चीज़ें रखना। तो कॉइनेज सिस्टम आया यानी कि हमने सिक्कों की शुरुआत करी। कॉइनेज से क्या हुआ कि इसने सपोर्ट किया ट्रेड को। अब हमें व्यापार करना जो है आसान हो गया था। अब मुझे अब भले मेरे पास प्याज़ हो और मेरे पास मुझे दूध चाहिए हो, तो मुझे प्याज़ को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिक्के को दे के भी दूध ले सकती हूँ या मैं कोई और सामान खरीद सकती हूँ, है ना? तो मुझे सिक्के से मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ़ प्याज़ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है कि जिसको प्याज़ चाहिए होगी, मैं उसी से सामान ले सकूँगी। तो कॉइनेज सिस्टम ने इस तरीके का रेवोल्यूशन किया, इस तरह की क्रांति ले आई। द अर्लीएस्ट वर सिल्वर वाज़ पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हमारे सबसे पहले सिक्के थे ना, वो सिल्वर के थे, चांदी के बने हुए थे और पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स का मतलब उन पे एक ठप्पा लगाया जाता था, एक मोहर लगाई जाती थी और उससे उसपे डिज़ाइन बनाए जाते थे, ताकि सिक्के की पहचान रहे कि किसका सिक्का है, किस एरिया का सिक्का और किस एरिया में चल सकता है। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी कि इम्प्रेशन लगाए जाते थे सिक्कों पे पंच मार के जो निशान बनाए जाते थे पंच इज़ अ काइंड ऑफ मोहर एक तरीके की मोहर लगाई जाती थी, ना कि मुक्का मारना, ठीक है? लेटर फॉलोड बाय कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल सबसे पहले जो सिक्के बने थे हमारे पंच मार्क कॉइन से जो कि सिल्वर से बने थे, उसके बाद हमने कॉपर से, सोने से और अदर मटेरियल से सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। Each Mahajanpada issued its own coins, but they were also widely exchanged between the region and even with foreign lands. क्या कह रहे हैं कि हर महाजनपद के ना अपने-अपने सिक्के होते थे। तो चाहते तो वो सिर्फ़ अपने महाजनपद में वो सिक्के यूज़ कर सकते थे, बट उन्होंने ट्रेड करने के लिए, एक दूसरे महाजनपद से ट्रेड करने के लिए भी उन सिक्कों को यूज़ किया, इवन दूसरी-दूसरी कंट्रीज़ से भी ट्रेड करने के लिए उन्होंने अपने सिक्कों को यूज़ किया था। ठीक है? तो हमारी 2 इनोवेशन कौन-सी थी? सबसे पहली तो हमारी आयरन टेक्नोलॉजी थी और दूसरा जो था हमारा कॉइनेज था। फिर हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर व्हिच इज़ अ वर्ना एंड जाति सिस्टम। वर्ना और जाति सिस्टम क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हमारी कास्ट बहुत ज़्यादा ऊँची है या हमारी कास्ट बहुत ज़्यादा नीची है। तो इसका मतलब क्या होता है? कास्ट क्या होता है? या वर्ण क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहाँ से आई हैं, वो चीज़ देखते हैं।
तो सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है ओरिजिन ऑफ कास्ट का, यानी कि कास्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ऐसा माना जाता है हमारे वेद पुराणों के हिसाब से कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के मुँह से किसका कौन-सी कास्ट का ओरिजिन हुआ है? ब्राह्मिन्स का। ब्राह्मिन्स का ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी के मुँह से। ये ऐसा हमारे पुरानी ओल्ड जो टेक्स्ट है, उनमें लिखा हुआ है। प्रीस्ट और ये ब्राह्मिन्स कौन होते हैं यूजुअली जो पूजा-पाठ करने का काम करते हैं, जो टीचिंग का काम करते हैं, उनको ब्राह्मिन्स कहा गया। दूसरे होते हैं हमारे क्षत्रिय, यानी कि ब्रह्मा जी के जो शोल्डर्स है ना, उनसे क्षत्रियों का जन्म हुआ है। तो ये क्षत्रिय कौन है? बेसिकली वॉरियर है, यानी कि इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था राज्य में जो राज्य से कोई लड़ने आ रहा है, तो अपने जो राज्य है, अपनी स्टेट की सिक्योरिटी करना, युद्ध करना, ये सब किसके काम थे? ये क्षत्रियों के काम थे। फिर बोला गया कि जो वैश्य हैं, वो वैश्य हैं ब्रह्मा जी के स्टमक से, यानी कि ब्रह्मा जी के पेट से जो है किनका ओरिजिन हुआ है? वैश्यों का। वैश्यों में कौन-कौन आते थे? हमारे फार्मर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे और बिज़नेस क्लास यानी कि जो बिज़नेस करने वाले लोग थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया वैश्यास। फिर आते हैं हमारे शूद्रास। शूद्रास का ओरिजिन कहाँ से कहा गया? कहा गया कि शूद्रास का ओरिजिन जो है वो ब्रह्मा जी के पैर से हुआ है। क्या कहा गया कि शूद्रास का ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ है? शूद्रास का ओरिजिन जो हुआ है वो ब्रह्मा जी के पैर से हुआ है, यानी कि जो शूद्रास हैं वो किस चीज़ का काम करेंगे? वो बाकी के जितने हमारे अपर तीनों कास्ट हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इन तीनों की किसका काम करेंगे? इन तीनों की सर्विसिंग का काम करेंगे, यानी कि इन तीनों जो ग्रुप हैं और इन ग्रुप के लोग हैं, इनकी सेवा करने का काम कौन करेंगे? शूद्रास करेंगे। क्यों? इसमें जो है क्योंकि इसमें लेबर क्लासेस आती है और इनका जन्म जो है ब्रह्मा जी के पैरों से हुआ है, ऐसा हमारे ओल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। फिर है इसके बारे में देखते हो तो यहीं से हमारा ओरिजिन होता है वर्ण और जाति सिस्टम का। क्या है कि एंशिएंट इंडिया सोसाइटी हैड अ टू फोल्ड स्ट्रक्चर। हमारा जो पुराना एंशिएंट इंडिया है उसमें हमारी सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओल्ड टू फोल्ड स्ट्रक्चर रहे हैं, एक रहा है जाति और दूसरा रहा है हमारा वर्ना। अब जाति क्या है? अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। यानी कि जाति का मतलब क्या है कि जब आपकी ऐसी कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, जो एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, स्किल्स पास्ड करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड ईच जाति कुड हैव सब जातिज। ये कह रहे हैं कि जाति में वो लोग आते हैं जो एक ही टाइप का काम करने वाले लोग हैं, एक ही तरह के स्किल्ड पर्सन है। मान लो कोई फार्मर है, तो फार्मर की फैमिली के जितने लोग हैं, वो उसकी जाति में आते हैं, ठीक है? यानी कि फार्मर्स फैमिली से जो बिलॉन्ग कर रहे हैं, वो उसकी जाति हो गई। ऐसे ही कोई जानवर को पालने का काम कर रहा है, तो वो उसमें स्किल्ड पर्सन है। कोई हथियार बनाने का काम कर रहा है, तो वो उसमें स्किल्ड है। तो जो काम के ऊपर बेस्ड होती थी, ठीक है? उसको कहा गया था जाति। ये क जाति जो है काम के ऊपर बेस्ड होती थी। बट बा और इसमें ना हमें बहुत सारी सब-जातिज़ भी देखने को मिलती है, यानी कि इनके और अलग-अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं सोसाइटी में जिनको हमने कहा गया सब-जातिज़। अब वर्ना क्या होता है? वर्ना इज़ अ ब्रॉडर सोशल डिवीजन फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट विथ 4 मेन ग्रुप। हमने देख लिया जाति क्या है कि जो एक ही अब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग एक ही कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। एक ही कास्ट से बिलॉन्ग करने का मतलब है कि हम एंशिएंट टाइम पे, हम पुराने टाइम पे सारे लोग एक ही टाइप का काम करते थे। हम लोग एक ही चीज़ में स्किल्ड थे। तो हमारी क्या है, हमारी सेम जाति है। ऐसे वर्ण क्या है, वर्ण जो है वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से यानी कि हमारे वेद के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये जो है ना, ये अभी हमने जो देखा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ण सिस्टम। और ये हमारे कहाँ से डिसाइड हो रहा है? ये हमारे वेद से डिसाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेद में हमें ऐसा चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण्स जो हैं, वो ब्रह्मा जी के मुँह से पैदा हुए हैं और इनमें आते हैं हमारे स्कॉलर्स, रिचुअल परफॉर्मर यानी कि जो पंडित वगैरह होते हैं ना, जो पूजा-पाठ करने का काम करते हैं, स्कॉलर्स यानी कि जो पढ़ाने का काम करते हैं, रिसर्च करने का काम करते हैं, उनको ब्राह्मण्स कहा गया है। फिर आते हैं हमारे क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन है? जो वॉरियर्स हैं, जो लड़ाई करने का काम करते हैं, जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको बोला गया क्षत्रिय। वैश्य कौन थे? वैश्य थे जिसमें हमारे आ जाते हैं व्यापारी यानी कि जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, फार्मर्स यानी कि जो किसान हैं, बिज़नेसमैन पीपल। फिर आ जाते हैं हमारे शूद्रा। शूद्रा जो है हमारे आर्टिसन्स हैं, वर्कर्स हैं, सर्वेंट हैं, उन सबको क्या कहा गया? शूद्रास में उनको रखा गया। तो ये था हमारा वर्ण जाति सिस्टम। हमने देखा जाति क्या है? एक कम्युनिटी के लोग जो एक ही काम करते हैं, एक ही चीज़ में स्किल्ड हैं।
और अपने जो स्किल है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं, उसको बोला गया जाति। वर्ण सिस्टम क्या है? वर्ण सिस्टम वेद से आया हुआ है जिसमें बोला गया है कि जो जो हमारी सोसाइटी है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण से उनका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, हमने सबके ओरिजिन देख लिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द रिजिड सिस्टम क्या है कि जब तक ये सिस्टम था ना ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे, सॉरी मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है। तो जब तक ये चीज़ थी ऑक्यूपेशन के बेस पे यानी कि काम के बेस पे ये सारी चीज़ें थी, तब तक ना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मान लो मैं एक फार्मर की फैमिली से आती हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे फार्मिंग करनी ही नहीं है, मुझे वो आती ही नहीं है। मुझे क्या आती है? मुझे आती है टीचिंग। और टीचिंग किसका काम है? टीचिंग हमने देखा वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग टीचिंग इज़ अ वर्क ऑफ ब्राह्मिन्स। तो ब्राह्मिन्स का काम है टीचिंग। तो मैं ये काम कर सकती थी यानी कि मैं अ, वैश्य होते हुए भी फार्मिंग किसका काम है? फार्मिंग याद में आते हैं हमारे वैश्य यानी कि मैं वैश्य होते हुए भी टीचिंग का काम कर सकती, ब्राह्मण बन सकती थी। तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट धीरे-धीरे क्या हुआ ये जो सिस्टम था ना ये रिजिड हो गया, ये टफ हो गया। यानी कि अब मैं चाहते हुए भी अपना काम जो है चेंज नहीं कर सकती थी। मैं अपनी जो कास्ट है उसको चेंज नहीं कर सकती थी। यानी कि अगर मैं फार्मर हूँ, मैं फार्मिंग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे फार्मिंग ही करनी पड़ेगी अ पार्ट ऑफ माय नॉलेज एंड माय स्किल्स। यानी कि अगर मैं टीचिंग में स्किल्ड हूँ, मैं फिर भी टीचिंग नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा कास्ट सिस्टम कह रहा है, ये मेरा वर्ण जाति सिस्टम कह रहा है। कास्ट सिस्टम जब रिजिड हो गया तब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। पहले कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था, लोग अपनी कास्ट को मूव कर सकते थे। यानी कि अगर मैं फार्मर हूँ, तो मैं टीचिंग का काम भी कर सकती हूँ। अगर मैं फार्मर हूँ और मुझे लड़ाई-झगड़ा नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे सेल्फ डिफेंस करना बहुत अच्छे से आता है या मैं फाइटिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, तो मैं जो है क्षत्रिय कम्युनिटी में भी जा सकती हूँ। ठीक है? मैं बॉक्सिंग भी कर सकती हूँ। तो ये क्या है, ये डिसाइड हो रहा है मेरी स्किल से कि मैं क्या हूँ, उससे मेरा जो है वर्ण सिस्टम डिसाइड हो रहा है। बट जब ये सिस्टम जो है रिजिड हो गया, ये टफ हो गया, यानी कि जब आप अपनी कास्ट नहीं चेंज कर सकते, जब आप अपना काम नहीं चेंज कर सकते, तो क्या हो गया, ये सिस्टम जो है रिजिड हो गया। इन द अर्ली इंडिया पीपल एंड कम्युनिटीज कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन क्या कहा कि जब अर्ली इंडिया था यानी कि पुराना टाइम था, उसमें जो लोग है ना अपना ऑक्यूपेशन यानी कि अपना काम जो है चेंज कर सकते थे जब उनको ज़रूरत होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फार्मर है, ठीक है? तो वो कृषि का काम करता है, फार्मिंग करता है, बिकमिंग ट्रेडर तो वो व्यापारी बन जाता है। व्यापारी क्यों बन जा रहा है? मान लो उसका वो जहाँ पे फार्मिंग कर रहा था 1 मिनट मान लो कोई फार्मर है, जिस जगह पे फार्मिंग कर रहा था, उस जगह पे आ जाता है ड्रॉट यानी कि उस जगह पे पड़ जाता है सूखा। बहुत टाइम तक वहाँ पे सूखा पड़ा रहता था यानी कि वो अब फार्मिंग नहीं कर सकता। तो वो अपना कोई अल्टरनेट ढूँढेगा। अब मान लो उसको अपना अल्टरनेट दिख रहा है कि वो बिज़नेसमैन बन सकता है, वो बिज़नेस कर सकता है। तो वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता है। जबकि हमने देखा है कि और मान लो अगर उसको पता है कि उसको टीचिंग भी आती है, तो वो टीचिंग भी कर सकता है। तो यानी कि वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता है। ये नहीं है कि अगर वो जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलॉन्ग कर रहा है, उसी में उसको रहना पड़ेगा। तो पहले उनको ये ईज़ मिली हुई थी। इन अर्ली इंडिया पीपल एंड कम्युनिटीज़ कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन व्हेन नीडेड फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स बिकमिंग अ ट्रेडर और सोल्जर ड्यूरिंग ड्रॉट। यानी कि एक फार्मर जो है ट्रेडर भी बन सकता है या एक सिपाही भी बन सकता है सूखे के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है, वो अपना काम चेंज कर सकता है। दिस वर्ण एंड जाति सिस्टम हेल्प ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। इस सिस्टम ने क्या किया था कि एक सोसाइटी में ना स्टेबिलिटी बना के रख रखी थी। सोसाइटी में स्टेबिलिटी कैसे थी? क्योंकि सारे पर्सन ना अपना-अपना काम करते रहते थे। ये डिवीज़न जो है क्लास का ये इसीलिए बनाया गया ताकि जो सारे के सारे पर्सन हैं वो अपना इंडिविजुअल वर्क करते रहें और कोई किसी के काम में ना इंटरफेयर ना करे इसलिए हमारा ये जो है पूरा वर्ण और जाति का सिस्टम बना हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स को टीचिंग का काम दिया हुआ है, तो ब्राह्मण्स जो है टीचिंग ही करेगा, वो सोल्जर का काम नहीं करेगा। ऐसे ही सोल्जर जो है वो ब्राह्मण के काम में, वैश्य के काम में, शूद्र के काम में अ, टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो इससे क्या था हमारी जो सोसाइटी है वो एक मेंटेन बनी रहती थी, मेंटेन सोसाइटी बनी रहती थी, उसमें ना स्टेबिलिटी बनी रहती थी। ओवर टाइम हाउएवर इट बिकेम रिजिड लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ ये जो सोसाइटी थी ना ये रिजिड बन गई, ये टफ बन गई। यानी कि ये जो सिस्टम था कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, इसको चेंज कर सकते थे, ये चीज़ ना खत्म होने लग गई। कॉजिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर जातीज इससे क्या हुआ कि हमारी जो लोअर जातीज थी ना
उनमें डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होने लग गया, लोगों में इन्फीरियरिटी, इनइक्वालिटी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने लगे आउटसाइड द सिस्टम। स्कॉलर्स एग्रीज इट वाज मोर फ्लेक्सिबल इन द अर्लियर टाइम एंड बिकेम स्ट्रिक्टर स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या कहते हैं स्कॉलर्स यानी कि जो हमारे हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, वो इसके बारे में बताते हैं कि एंशिएंट टाइम पे ना ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। हमने देखा कि शुरुआत में हमारा जो ये जो वर्ना और जाति सिस्टम था, ये बिल्कुल लीनियर था। यानी कि अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं टीचिंग टीचिंग कर सकती हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं सोल्जर बन सकती हूँ, ठीक है? बहुत ही लीनियर था ये और ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि जो सोसाइटी है हमारी वो स्मूथली वर्क कर सके। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ ये सिस्टम ना टफ हो गया यानी कि अब आप अपनी एक जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकते थे। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जब रिजिड हो गया ना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और ब्रिटिश एरा के टाइम पे यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए हुए थे उस टाइम पे ये सिस्टम जो है और ज़्यादा टफ हो गया था और ज़्यादा रिजिड हो गया था। व्हाइल द वर्ना जाति सिस्टम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन सोसाइटी हमें पता है वर्ना और जाति सिस्टम का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस भी रहा है। इट वाज़ नॉट द ओनली सोशल सिस्टम मैनी अदर्स आल्सो एक्जिस्टेड बट इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही सिस्टम था क्योंकि बुद्धिज्म हमें पता है बुद्धिज्म भी था। बुद्धिज्म जो है ये वर्ण और जाति सिस्टम को नहीं मानता। जैन धर्म भी था, जैन धर्म में भी इस तरीके का सोशल डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? तो ये सिर्फ जो है वैदिक धर्म यानी कि हिंदू धर्म में ये चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पे हमारी अलग-अलग टाइप में कास्ट को डिवाइड किया गया है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होंगी। सिंपली हमने इसमें ये डिस्कस किया है कि सबसे पहले जो है हमारा एक होता है वर्ण और एक होता है हमारा जाति। जाति मतलब सेम काम करने वाले लोग, सेम कम्युनिटी के लोग जो सेम स्किल रखते हैं। वर्ण मतलब हमने 4 वर्ड्स के बारे में देखा था। 4 वर्ण किसके बेस पे डिसाइडेड है? हमारे वेद के ऊपर डिसाइडेड है। अब पहले का सिस्टम क्या था कि आप ना ये जो अपने ऑक्यूपेशन है चेंज कर सकते थे और जब आप अपना काम चेंज कर लोगे तो आपका वर्ण अपने आप चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जो टीचिंग का वर्क है वो ब्राह्मण्स कर रहे हैं, जो फाइटिंग का वर्क है वो हमारे सोल्जर्स कर रहे हैं यानी कि क्षत्रिय कर रहे हैं। तो हमारा वर्ण और हमारा ऑक्यूपेशन डिसाइडेड होता था और ये बहुत लीनियर था, इसको कोई भी चेंज कर सकता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लग गया, ये चीज़ें टफ होने लगी और इसको चेंज करने की मनाही होने लगी। यानी कि अब आप अपना जो वर्ण है वो चेंज नहीं कर सकते थे और जब आपका ये सिस्टम जो है रिजिड हो गया तो इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया कास्ट सिस्टम। ठीक है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और दिस वन इज़ आवर लास्ट स्लाइड। सो नाउ डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। तो हमने देखा कि ये सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही थी गंगा वैली के एरिया में क्योंकि वो था हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन, सेकंड सिविलाइजेशन। इसके अलावा हमें कहाँ-कहाँ पे कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलती है, कहाँ पे क्या चीज़ें, वो हम इस वाली स्लाइड में देखेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम बीसी इंडिया सॉ द मेजर डेवलपमेंट। हमने देखा कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास क्या हुआ था, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन इसी टाइम पे हुआ था गंगा वैली के एरिया में। गंगा और इसी टाइम पे हमारा जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था हमने उसी टाइम पे आयरन की खोज करी थी। हमें आयरन को गलाना आ गया था, आयरन से टूल बनाना आ गया था। दूसरा हमने क्या किया था कॉइन सिस्टम, कॉइन की स्टार्टिंग कर दी थी। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी ट्रेड रूट। 2 मेजर ट्रेड रूट थे हमारे इस टाइम पे उत्तर पथा और दक्षिण पथा। यानी कि इनसे होकर ना हम अपना सारा का सारा व्यापार करते थे, सारा का सारा ट्रेड करते थे। उत्तर पथा क्या था? उत्तर मतलब होता है नॉर्थ और पथ मतलब होता है रास्ता। तो उत्तर पथा जो आपका संस्कृत वर्ड है, ऐसे ही दक्षिण पथा जो आपका संस्कृत वर्ड है। दक्षिण का मतलब होता है साउथ और पथ का मतलब होता है रास्ता, कोई भी वे। तो जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में जिसके सहारे ट्रेड होता था, यानी कि जिस रास्ते के सहारे पूरे नॉर्थ इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में ट्रेड होता था, उसको हमने क्या कहा था? उसका नाम था उत्तर पथा। 1 मिनट। जैसे कि ये है, ठीक है? तो हमारा नॉर्थ इंडिया कौन-सा रीजन है? ये वाला रीजन और ईस्ट इंडिया कौन-सा रीजन है? ये वाला। तो ये जो पूरे एरिया में जो ट्रेड हो रहा है, वो किस वाले रास्ते से हो रहा है? उत्तर पथा वाले रास्ते से। अब हमारा जो साउथ इंडिया है, वो ये वाला रीजन है। तो इस पूरे में जो जिसके थ्रू ट्रेड हो रहा है, वो क्या है? वो है हमारा दक्षिण पथा। ठीक है? फ्रॉम कौशाम्बी टू साउथ। कौशाम्बी कहाँ है हमारा? यूपी में आई गेस।
तो कौशाम्बी यूपी में और वहां से लेकर जो आपका साउथ तक जो ट्रेड हो रहा है उसको क्या कहा गया? दक्षिण पथा। बिकेम एक्टिव सपोर्टिंग ट्रेड पिलग्रिमेज एंड मिलिट्री कैंपेन। इसके थ्रू क्या क्या हो रहा था? ट्रेड भी हो रहा था। पिलग्रिमेज मतलब होता है जो हमारे श्रद्धालु होते हैं, जो पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर दूसरे मंदिर या ऐसे पूजा वाली जगह पे जाते हैं ना, उनको बोलते हैं पिलग्रिमेज, श्रद्धालु बोला जाता है। एंड मिलिट्री कैंपेन, और इसके थ्रू क्या हो रहा था? इन रास्तों के थ्रू ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड हो रहा था। इसके थ्रू जो आर्मी है हमारी, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। Cities grow including the Shishupalgarh in the East Kalinga and several in the South from around 400 BC। इस टाइम पे ना कुछ छोटी-छोटी सिटीज की भी डेवलपमेंट हुई थी, जैसे कि शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ कहाँ है? शिशुपालगढ़ जो है कलिंग में है, और कलिंग कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में नहीं है, मतलब जैसे कि जो कलिंग है ना, वो आज का मॉडर्न ओडिशा है। आज जिसे हम ओडिशा कहते हैं उसको एंशिएंट टाइम पे कलिंग बोला जाता था। ठीक है? तो शिशुपालगढ़ जैसे सिटीज का डेवलपमेंट जो है कलिंग में हुआ था। साउथ में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। साउथ में सबसे 3 मेन है, चोला, चेरास एंड पांड्यास। 3 हमें 3 किंगडम देखने को मिलते हैं साउथ में। जैसे कि चोला यहाँ पे, चेरा और पांड्यास। तो यहाँ इस छोटे से एरिया में ना हमें 3 किंगडम देखने को मिलते हैं, जो पूरी की पूरी साउथ की हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम थे। इनमें से एक किंगडम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने अपने देश के साथ-साथ जो है श्रीलंका पे भी कब्ज़ा कर लिया था, श्रीलंका के राजा को बाँध के रख लिया था। So in the south, the Cholas, Cheras and Pandyas were as powerful kingdoms known from the archaeology and the early Tamil literature। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है कि चोला, चेरास और पांड्यास पावरफुल किंगडम थे? ये हमें मिल रही है आर्कियोलॉजी से, क्योंकि हमने यहाँ पे भी खुदाई करी और इससे हमें जो सोर्सेज मिले हैं हिस्ट्री के, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे किंगडम्स थे। और इस टाइम और तमिल लिटरेचर की बुक मिली है। तमिल में भी बुक लिखी गई है साउथ में, क्योंकि वहाँ पे तमिल लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो तमिल लिटरेचर की बुक्स में भी हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। द साउथ ट्रेडेड वैल्यूएबल स्टोन्स, गोल्ड्स एंड स्पाइसेस विद द अदर पार्ट ऑफ द इंडियन एंड ओवरसीज। अब साउथ में किस चीज़ का ट्रेड हो रहा था? साउथ के साथ हम किस चीज़ का ट्रेड कर रहे थे? मतलब साउथ में किस चीज़ का ट्रेड हो रहा था? स्टोन्स का। जो कीमती पत्थर होते हैं ना अलग-अलग टाइप के, उनका, पत्थर का, गोल्ड का, स्पाइसेस होते हैं मसाले। तो मसाले का जो है हम ट्रेड करते थे। साउथ वाले जो लोग हैं वो स्टोन्स का करते थे, महँगे पत्थरों का, गोल्ड का, स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, इंडिया के साथ भी और विदेशों के साथ भी। By 300 to 200 BCE, almost the whole subcontinent was interconnected by the trade and culture। 300 और 200 BC के आसपास तक क्या हो गया था कि पूरा का पूरा ये जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि ये पूरा का पूरा इंडिया, इसके साथ में हमारा मालदीव्स है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये सारे के सारे ना आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए थे। कैसे इंटरकनेक्टेड हो गए थे? क्योंकि इनमें आपस में ट्रेड भी हो रहा था, इनमें आपस में वॉर भी हो रही थी, ये आपस में कल्चर भी शेयर कर रहे थे। कल्चर कैसे शेयर कर रहे थे कि नेपाल से, चाइना से, भूटान से, जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे वो सब आते थे इंडिया में। बुद्धिज़्म, क्योंकि वो बुद्धिज़्म को मानते हैं, तो बुद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए आते थे, धर्म की नॉलेज के लिए भी यहाँ पे आते थे। एजुकेशन के लिए लोग आते थे इंडिया में। तो हमारा कल्चर भी इस टाइम पे कल्चर की वजह से भी इंटरकनेक्टेड थे, ट्रेड की वजह से भी इंटरकनेक्टेड थे। Around this time, the Mahajanpadas disappeared, making way for the new political development that reshaped India। फिर क्या हुआ? धीरे-धीरे जो जो महाजनपद का सिस्टम था ना, ये भी खत्म होने लग गया और एम्पायर सिस्टम आया, यानी कि एक एम्पायर होता था। एम्पायर मतलब एक ही पर्सन होता था, जिसका ये पूरा का पूरा राज्य होता था और जो पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल करता था। तो उसको क्या कहा गया था? एम्पायर सिस्टम। तो अलग-अलग एम्पायर्स आते हैं जो रूल करते हैं और इंडिया को रीशेप्ड करते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अ, थैंक यू सो मच।